हरियाणा के विधानसभा चुनाव दुनिया भर की सियासत और उठापटक के बाद अब नेक्स्ट स्टेज के लिए सेट हो गया है। टिकटों की दौड़ से लेकर रूठने मनाने के खेल के बाद सब पार्टियों के प्रत्याशियों के नॉमिनेशन हो चुके हैं। जिन्हें अपनी चौधराहट की लड़ाई लड़नी थी, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक कर मैदान में उतर चुके हैं। छोटे श्रेणी के नेता इसलिए परेशान है कि उनके विधायक प्रत्याशी उन्हें अपने चुनाव में पूछ क्यों नहीं रहे हैं। मध्यम स्तरीय नेता टिकट बंटवारे के बाद रूठने मनाने के दौर से गुजर चुके हैं, तो वही बड़े स्तर के नेता इसलिए परेशान है कि वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन बनेगा मंत्री? इन्हीं सब सवालों के बीच प्रदेश की जनता भी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से जमानत पर बाहर आ चुके हैं। हरियाणा चुनाव में उनकी एंट्री किस पार्टी को क्या नुकसान पहुंचाएगी, ये तो केवल 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। सोनीपत के विधायक पंवार साहिब, जो पिछले 3 महीने से ईडी के एक केस में जेल में बंद थे, वो बरी होकर बाहर आ चुके हैं। ये भी एक चुनावी मुद्दा बनने वाला है। कुमारी सैलजा जैसी पुरानी कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ने की अफवाहों के बीच अब 26 तारीख से पार्टी का चुनाव प्रचार संभालेंगी। इन सब चुनावी सरगर्मियों के बीच में सियासत की जंग हरियाणा में जारी है। हरियाणा का चुनाव अब अगले दौर में पहुंच चुका है। यहां अब बड़े बड़े नेताओं की रैली होनी है और अब जनता के बीच में भी चुनाव का माहौल सेट हो चुका है। लगभग हर सीट के ऊपर जनता अपने प्रत्येक कैंडिडेट के बारे में जानकारियां इकट्ठी कर चुकी है। कुछ को सुन चुकी है, कुछ को आगामी 7 से 8 दिनों में सुनने वाली है। अब हरियाणा के मतदाता के मन में किसे जिताना है और किसे हराना है, ये सारे निर्णय होने बाकी है। टिकट बंटवारे के बाद नेताओं की भगदड़ और उनका सियासी ड्रामा हरियाणा की जनता सब कुछ देख चुकी है। कांग्रेस के करीब 150 से ज्यादा नेता टिकट वितरण से और अपनी अपनी टिकट कटने से नाराज थे। कुछ शांत होकर पार्टी के साथ लग गए, कुछ निर्दलीय ताल ठोंक रहे हैं, तो कुछ दूसरी पार्टियों में जा बैठे और कुछ को पार्टी आलाकमान ने मना भी लिया है। वहीं भाजपा में 650 से ज्यादा छोटे से लेकर बड़े स्तर के नेता अपनी टिकट कटने से नाराज थे और अब वो अपना अपना रुझान फाइनल कर चुके हैं। बीजेपी के खेमे में भी रुठने और मनाने का दौर खत्म हो चुका है। अब चुनाव का रुख फाइनल स्टेज की तरफ सेट हो गया है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जनता के सामने पेश कर दिए हैं। इधर हुड्डा साहब वन मैन शो चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी कहीं जनता की नाराजगी झेल रही है, तो कहीं उसके प्रत्याशियों के लिए उत्साह देखा जा रहा है। आइए देखते हैं कि इतने सारे घटनाक्रमों के बीच में हरियाणा की जनता के सामने यह सभी पॉलिटिकल पार्टियां अभी अपना क्या नैरेटिव सेट कर पाई हैं। जनता को किन मुद्दों के लिए कन्विंस कर पाई हैं और जनता के सामने क्या क्या कहकर अपने प्रत्याशियों को चुनाव जीतने के लिए उतार रही है। इसी क्रम में हम सभी सीटों का क्रमवार तरीके से सियासी विश्लेषण भी करेंगे और देखेंगे वोटिंग से ठीक 1 सप्ताह पहले किस किस सीट के ऊपर कौन कौन सी पार्टी आगे चल रही है। आने वाले समय में किसके जीतने की प्रबल संभावना है और किसका चुनाव फंसता दिख रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। बीजेपी जहां फिर से सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस इस बार वापसी को बेचैन है। स्थानीय दल भी अन्य दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में है और किंग मेकर बनने की जुगत में है। हालांकि राजनीतिक दलों के चुनावी रणनीतियों के इतर जनता कई मुद्दों पर इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकती है। आइए जानते हैं ऐसे 10 मुद्दे जो हरियाणा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान लगातार आंदोलित हैं। 3 काले कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन के बाद सरकार को कानूनों को रद्द करना पड़ा था, लेकिन किसानों की एमएसपी गारंटी पर कोई समाधान नहीं निकल सका था। किसान तब से एमएसपी गारंटी को लेकर मुखर हैं। ऐसे में किसान बहुल हरियाणा में किसानों का यह मुद्दा काफी प्रभावी हो सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलन के बाद से अपना फोकस इस मुद्दे पर शिफ्ट कर दिया था। फसल खरीद, मंडी व्यवस्था,
खाद बीज की उपलब्धता और उनके मूल्य, खेती की सिंचाई के लिए पानी और बिजली की उपलब्धता जैसे अन्य मुद्दे किसान आंदोलन और एमएसपी गारंटी कानून की मांग के आगे जैसे कहीं गायब ही हो गए हैं। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों से बिल्कुल पहले एमएसपी के मुद्दे को फिर से उठाया और राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में एमएसपी की गारंटी देने का वायदा कर दिया था। हालांकि कोई भी पार्टी ये आज तक नहीं बता पाई है कि एमएसपी की गारंटी देने की कोई व्यवहारिक नीति अभी तक किसानों के सामने नहीं रख पाई है। फिर भी किसान बाहुल्य क्षेत्र में यह मुद्दा बहुत मायने रखता है। अग्निवीर योजना भारतीय सेना के लिए विवादास्पद भर्ती योजना बन गई है। इस योजना ने युवाओं में सेना भर्ती को लेकर क्रेज थोड़ा कम किया है। हरियाणा उन प्रमुख प्रदेशों में से है जहां से भारतीय सेना में सबसे ज्यादा जवान भर्ती होते हैं। एक किस्म से फौज हरियाणा के युवाओं को स्थायी और सुरक्षित रोजगार देने वाली एक प्रमुख संस्था है। 4 साल के लिए अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की सेना में भर्ती का हरियाणा में काफी विरोध हो रहा है। हरियाणा जैसे राज्य में यह मुद्दा चुनाव के समय काफी प्रभावी हो सकता। यद्यपि राज्य सरकार का सैन्य भर्ती प्रक्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं है, परंतु इसे लागू करने वाली केंद्र सरकार बीजेपी की ही है, तो बीजेपी को इस योजना से नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रदेश का युवा सरकारी नौकरियों के प्रति अधिक आकर्षण रखता है। सरकारी नौकरी एक स्थायित्व देने वाला सुरक्षित और सम्मानित रोजगार है। प्रदेश सरकार में 2,20,000 से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। बीजेपी की सरकार अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में भी इन सभी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाई। यूं कहिए कि उन्होंने इन पदों को भरने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। इसके इतर हरियाणा की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यहां रोजगार की मांग को लेकर युवाओं में आक्रोश है। बेरोजगारी भी इस चुनाव का प्रमुखतम मुद्दा है जो वोटर्स को प्रभावित कर सकता। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ काफी संख्या में महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में बीजेपी सरकार के खिलाफ पहलवानों का आक्रोश अपनी चरम पर रहा है। चूंकि अधिकतर महिला पहलवान हरियाणा से ही हैं, इसलिए इस चुनाव में महिला पहलवानों का मुद्दा काफी मुखर है। महिला पहलवानों के आंदोलन की अगुवाई करने वाली टीम में शामिल विनेश फोगाट का ओलंपिक में मेडल से चूक जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस अवसर को सुनियोजित तरीके से भुनाने की कोशिश की है। इसी क्रम में उन्होंने विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा से टिकट देकर पहलवानों के साथ खड़े होने का सियासी दांव खेला है। 10 वर्षों से सत्ता में काबिज भाजपा सरकार भ्रष्टाचार और अप्रभावी कल्याण कार्यक्रमों सहित शासन के मुद्दों पर विफलता, असंतोष और कई विभागों में शिकायतों और जांच का सामना कर रही है। पीआईडी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पेंशन के कानूनों में बदलाव, शासकीय योजनाओं में पारदर्शिता और सरलता बनाने के लिए जारी की गई पोर्टल व्यवस्था हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता में परेशानी का सबब बन गई है, जिससे मतदाताओं के बीच सत्ता विरोधी लहर की आशंका जताई जा रही है। शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर व मूलभूत नागरिक सुविधाओं का अभाव और बढ़ती हुई डिमांड भी सत्ता विरोधी लहर को और भड़का रही है। बीजेपी ने राज्य की जनता को बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी का ख्वाब दिखाया था। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी सरकार किसी भी एक शहर को आधिकारिक रूप से स्मार्ट सिटी घोषित नहीं कर पाई है। इधर गुरुग्राम में बिगड़ते बुनियादी ढांचे और नागरिक मुद्दे जैसे जल भराव और यातायात की भीड़ निवासियों के बीच निराशा पैदा कर रहे हैं। ये सब कारण भी चुनावी मुद्दों की सूची में प्रमुख स्थान पर आते हैं। आम आदमी के लिए आवश्यक सामानों की बढ़ती कीमतें, रोजमर्रा की जरूरत वाले सामानों के दामों में आई तेजी ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। महंगाई भी इस चुनाव को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है। 2014 से पहले यदि बीजेपी को 10 या 12% जाट वोट मिल जाता था तो यह बहुत बड़ी बात होती थी। 2014 और 19 में बीजेपी को अच्छा खासा जाट समर्थन मिला था, परंतु पहले जाट आंदोलन और फिर किसान आंदोलन और अब अग्निवीर योजना के कारण हरियाणा का यह विधानसभा चुनाव मुख्यतः जाट बनाम बीजेपी होता दिखाई दे रहा है। हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को भी जाटलैंड में आने वाली 37 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा जीत दिखाई दे रही है।
2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश का जाट वोट और दलित वोट कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विरोध में गया, जिससे बीजेपी को सीधा सीधा नुकसान हुआ। यदि इस विधानसभा चुनाव में भी यही वोटिंग पैटर्न रहता है तो प्रदेश में कांग्रेस की एक तरफा पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चुनाव से कुछ दिन पूर्व ही बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया और फिर अपने कई मंत्रियों और विधायकों की टिकट भी काट दी, जिसके कारण बीजेपी भयंकर आंतरिक विरोध का भी सामना कर रही है। कहीं न कहीं इतने बड़े पैमाने पर फेरबदल कर देना यह भी दिखाता है कि बीजेपी ने अपनी शासकीय कमियों को स्वीकार कर लिया है और जनता के विरोध से डरते हुए सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए इतने व्यापक स्तर पर बदलाव कर दिए हैं। इस कारण प्रदेश भर बीजेपी के 650 से अधिक नेता बागी हो गए, जिससे पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही इन चुनावों में कांग्रेस को बीजेपी के विरोध में नैरेटिव सेट करने के लिए एक आधिकारिक मुद्दा और मिल गया है। 5 अक्टूबर को प्रदेश में चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले सियासी हवा का रुख समझने के लिए चलते चलते दो खबर ने कई विधानसभा की जनता से, राजनैतिक दलों से और राजनैतिक विश्लेषकों से विभिन्न स्तर पर बात की। चलते चलते दो खबर ने हरियाणा प्रदेश की जाटलैंड कही जाने वाले जिलों में जाटों का रुख समझने की भी कोशिश की। बीजेपी का गढ़ बनती जा रही सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के प्रति निराशा और असंतोष का माहौल भी नोट किया। चलते चलते दो खबर की टीम ने आज के सर्वे रिपोर्ट का फाइनल विश्लेषण करने से पहले इस सर्वे में 55 विधानसभा क्षेत्रों के 22,000 से अधिक नागरिकों के विचारों को शामिल किया है। हमारी सोशल मीडिया पर नजर रखने वाली टेक्निकल टीम ने लगभग सभी प्रमुख नेताओं की प्रतिदिन की जा रही रैलियों और पोस्ट्स पर आने वाली समर्थन और विरोध वाली कमेंट्स को भी सावधानी से शामिल किया है। रैलियों की तस्वीरों में दिखने वाली भीड़ और रैली के बाद लोगों की अपने नेता के भाषण के प्रति प्रतिक्रिया को भी नोट करने की और उसे विश्लेषण में शामिल करने की कोशिश की है। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के लेटेस्ट और सटीक चुनावी विश्लेषण के लिए आपका इंतजार खत्म होता है। हम हरियाणा चुनाव में जनता के प्रमुख मुद्दे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए एक बार लोकसभा वार 2024 के मतदाताओं के रुझान समझ लेते हैं। 2024 का वोटिंग पैटर्न हुड्डा और कांग्रेस के लिए बहुत ही उम्मीद बढ़ाने वाला है। इस चुनाव में हरियाणा के जाटों ने एक तरफा हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस को वोट किया। दूसरा, इस चुनाव में मोदी फैक्टर बहुत कमजोर रहा, या यूँ कहिए ये चुनाव सीधे सीधे जाट बनाम मोदी रहा, जिसमें जाटों ने एकता दिखाकर मोदी के सामने हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने की चुनौती खड़ी कर दी है। आइए अब फटाफट प्रत्येक लोकसभा सीट पर 2024 का वोटिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। सबसे पहले अंबाला लोकसभा सीट का वोटिंग पैटर्न देख लेते हैं। अंबाला लोकसभा में 9 विधानसभाएं शामिल हैं, जो इस प्रकार से हैं: कालका, पंचकूला, नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, मौलाना, साढौरा, जगाधरी और यमुनानगर। यह लोकसभा सीट 48,806 वोट की लीड से कांग्रेस के खाते में गई। बीजेपी ने कालका, पंचकूला, अंबाला कैंट और यमुनानगर यानी कुल 4 विधानसभा सीटों पर लीड किया और कांग्रेस पार्टी बाकी की 5 सीट नारायणगढ़, अंबाला सिटी, मौलाना, साढौरा और जगाधरी में आगे रही है। अंबाला लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाता ने अन्य क्षेत्रीय दलों को एकदम से दरकिनार कर दिया, परंतु विधानसभा चुनाव में बसपा और इनेलो का गठबंधन, जेजेपी और असपा का गठबंधन और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यदि अंबाला लोकसभा का मतदाता विधानसभा चुनाव में इसी प्रकार से वोट करता है तो क्षेत्रीय दलों और आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को जमानत बचाना भी मुश्किल होता दिख रहा है। यदि इन सीटों पर जाट वोट और दलित वोट का बंटवारा होता है तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। यदि अंबाला लोकसभा की जनता 2024 के ही वोटिंग पैटर्न को अपना लेती है तो अंबाला कैंट और अंबाला सिटी का चुनाव बहुत ही रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला साबित होगा। बाकी की 7 सीटों के ऊपर मतदाता का रुझान अपनी अपनी पार्टियों की तरफ एक तरफा दिखाई दे रहा है। जहां अंबाला सिटी कांग्रेस के हाथों से जा सकती है तो दूसरी तरफ अंबाला कैंट भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल सकता है। परंतु प्राय इस विधानसभा चुनाव में यदि जाट वोट और दलित वोट नहीं बटता है
तो हम 3 सीट बीजेपी के खाते में देखते हैं और 4 सीट कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के साथ त्रिकोणीय मुकाबला देखने की उम्मीद है। 2024 में बदले हुए सियासी समीकरणों में कालका, जगाधरी और अंबाला सिटी के मतदाता के व्यवहार में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। भिवानी लोकसभा सीट लगातार 3 बार से बीजेपी के खाते में जा रही है। 2019 में विधानसभा चुनाव में यहां से लोहारू, भिवानी, अटेली, नारनौल और नागल चौधरी ये 5 सीट बीजेपी ने जीती और महेंद्रगढ़ और तुशाम से कांग्रेस के विधायक आते हैं। बाढ़ड़ा से जेजेपी और दादरी से निर्दलीय विधायक चुने गए। अब की दादरी, तुशाम और बाढ़ड़ा से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट बदल दिए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव यहां भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा और यही ट्रेंड आगे भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस लोहारू, बाढ़ड़ा और दादरी से लीड में रही और बाकी 6 सीटों पर बीजेपी की लीड रही, मगर इन सभी 6 सीटों पर लीड ज्यादा बड़े अंतर की नहीं दिखाई दी। अब विधानसभा चुनाव में आते आते यहां से किरण चौधरी, जो कांग्रेस की बड़ी नेत्री थी, बीजेपी में शामिल हो गई है। भिवानी लोकसभा की 9 सीटों में से हम केवल 3 सीटों पर बीजेपी की स्पष्ट बढ़त देख रहे हैं और 2 सीट पर कांग्रेस के आगे रहने की उम्मीद है। बाकी 4 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई देने की उम्मीद है। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों की 18 विधानसभा सीटों का फाइनल अनुमान इस प्रकार से है। बीजेपी 9 सीट, कांग्रेस 7 सीट, अन्य 1 से 2 सीट। बाकी सीटों का सटीक चुनावी विश्लेषण और एग्जिट पोल जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें। हमने सभी 90 विधानसभा सीटों का विश्लेषण लोकसभा क्षेत्रों के अनुसार किया है। बाकी की सीटों के विश्लेषण और एग्जिट पोल के अनुमान के वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हरियाणा इलेक्शन की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे चलते चलते 2 खबर।